everybody, how are you all? Welcome once again to my channel Krishna Singhdeo। आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं हमारे जो डिसोल्यूशन का हमने स्कैनर बनाया था फ्रॉम ऑल पास्ट ईयर सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, वहां से हम आज लास्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिन 8 क्वेश्चंस में हमने देखा था कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कुछ फुल फ्लेजेड बड़े क्वेश्चन। आज के जो पार्ट है, इस लास्ट पार्ट में भी सेम कॉम्बिनेशन रहने वाला है। कुछ बड़े क्वेश्चंस हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे देखेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आई कैन अश्योर यू, एक बार आपने स्कैनर को पूरी तरीके से कर लिया तो डिसोल्यूशन पे आपकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी एंड यू स्कोरिंग बेटर मार्क्स, इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं अश्योर करती हूँ कि एटलीस्ट 20 to 25% की जंप आपकी प्रिपरेशन को यहाँ से मिल जाएगी। इट इज लाइक अ हेड स्टार्ट, जहाँ पे आपको ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए तो बाकी का पार्ट आज फिनिश कर लेते हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट the order of payment of the following in case of dissolution of partnership firm। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है? to each partner proportionately what is due to him or her from the firm or advances as distinguished from the capital। ओके, मतलब कि पार्टनर्स लोन ये है। फिर उसके बाद है to each partner proportionately what is due to him on account of capital and for the debt of the firm to थर्ड पार्टी। सो ऑब्वियसली सबसे पहले थर्ड पार्टी के डेट्स को हम लोग पे करते हैं, उसके बाद हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं और उसके बाद लास्ट में जाके पार्टनर्स के कैपिटल को पे किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर है आपका आंसर और आंसर में यही लिखा हुआ है। सबसे पहले थर्ड मतलब कि आउटसाइडर्स का पेमेंट करेंगे हम, उसके बाद हम ईच पार्टनर को लोन का जो पेमेंट है उसे करेंगे और उसके बाद कहीं जाकर अंत में बारी आएगी उसके जो ड्यू को पे करने की, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट के ड्यू को पे करने की। तो दिस इज द ऑर्डर 3, 1 एंड 2। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक दिस क्वेश्चन मस्ट बी 6 मार्क क्वेश्चन। यस, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ से आपको पूछा गया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। क्या बोलता है क्वेश्चन? प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये रेशियो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो भी गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा इस रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 March 2018। प्रदीप वाज डिप्यूटेड टू रियलाइज the assets to pay off the liabilities। he was paid 1000 as commission for his services। उसे 1000 कमीशन देना था। तो ये जो कमीशन है वो हम लोग कहाँ डालते हैं? हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में इस कमीशन को लिखते हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। ओके, यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दी गई है फर्म की। क्रेडिटर्स है, मिसेस प्रदीप्स लोन है, राजेश का लोन है, राजेश पार्टनर है। तो ये ऊपर वाले दोनों तो जाने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, राजेश का लोन नहीं जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमेशा ही जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वी आर गोइंग टू राइट दिस। देन उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट्स डेफिनेटली नहीं जाएंगे। तो ये 3 चीजें हमारी लाइबिलिटी साइड से रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगी। और बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीजें भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी एंड एट लास्ट गुडविल भी जाएगी। बैंक बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डज नॉट गेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर एंट्रीज को देखते हैं कैसे किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया है, इन्वेस्टमेंट को, डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट मतलब कि जिसमें से पीडीडी माइनस नहीं किया जाता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर देखिए हमारे पास पीडीडी था 4000 का एंड डेटर्स थे 34000 के। तो 34000 के डेटर्स हमने यहाँ लिखा है, पीडीडी को हमने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को ट्रांसफर किया गया, गुडविल को ट्रांसफर किया गया एंड मिसेस प्रदीप का लोन यहाँ पर क्रेडिट साइड में एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यहाँ पर रियलाइज किया गया, ट्रांसफर किया गया। अब इसके बाद बाय बैंक में हम लोगों को ट्रांसफर करना है
लिखना है कि क्या क्या एसेट किस किस वैल्यू पे हमें रियलाइज हुई। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम जाकर के देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा हमें। प्रदीप अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप का अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे आप, एंड फर्म के अकाउंट को मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्रदीप ने एक लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री आएगी टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वाइफ्स लोन जो है उसने टेक ओवर किया है, उसके लिए एंट्री आई है। तो ये 4000 रुपीज जो उसकी वाइफ का लोन था, जिसको कि हमने यहाँ पर 40,000 था, सॉरी, ये जो है यहाँ पर लिखा था, ये रहा 40,000 रुपीज का वाइफ का लोन प्रदीप ने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए सबसे पहले डेटर्स का अमाउंट कितना था। अगर मैं डेटर्स का अमाउंट देखूं 34,000 के थे। 34,000 के डेटर्स का अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो अमाउंट होता है यहाँ पर 34 डिवाइडेड बाय 2 करने पर मेरे पास अमाउंट आता है 17,000 का। 17,000 का रियलाइजेशन हुआ 12 पे, ठीक है। बाकी के जो 17,000 के डेटर्स थे उसे हमने क्रेडिटर का 25% पे करने के लिए निकाल लिया। क्रेडिटर थे 80,000, तो 80,000 का 25% मतलब 1/4 निकालेंगे तो 20,000 है। 20,000 के डेटर्स क्रेडिटर्स को पे करने के लिए 17,000 के डेटर्स का इस्तेमाल कर लिया। इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। बाकी के क्रेडिटर्स का जो पेमेंट किया होगा उसकी एंट्री होगी, मतलब कि 60,000 के क्रेडिटर्स का हमें पेमेंट करना है। देखिए इसे यहाँ पर इस तरीके से देखिए, हमने क्रेडिटर्स का जो पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स का पेमेंट कहाँ पर है, क्रेडिटर्स, अच्छा 59,000 क्यों लिखा हुआ है, लेट्स सी कि हमें 59,000 क्यों लिखा गया है। डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट सोल्ड दिस बिल्डिंग, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर, यस यहाँ पर है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months एंड दे वर पेड इमीडिएटली 10% पर एनम डिस्काउंट। मतलब क्रेडिटर्स को एक्चुअली तो हमें पे करना था 60 कैसे मैम, देखो 80,000 के क्रेडिटर्स थे, इसमें से 20,000 के क्रेडिटर्स को तो आपने क्या पकड़ा दिया, आपने उनको डेटर्स दे दिए एंड सेटल ऑफ कर दिया, बचे 60,000। लेकिन 60,000 2 महीने बाद पे करने थे, तो उन्होंने हमें क्या करा, डिस्काउंट दे दिया। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 करके बस छोड़ देते हैं, ये पर एनम को इग्नोर कर देते हैं। पर एनम को आपको नहीं भूलना है, ये पर एनम की रेट है, मतलब ईयरली आप इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट पा रहे हैं। तो हम जब करेंगे तो हमें 2/12 भी लिखना आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे थे। 2/12 करती हूँ तो आता है 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 का क्रेडिटर्स ने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट। अब हमें क्रेडिटर्स को 60 भी पे नहीं करना, कितना पे करना है, 59,000 पे करना है। ये देखिए इसीलिए यहाँ पे 59,000 लिखा हुआ है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान से करेंगे। अच्छा, जो हमारे डेटर्स रियलाइज थे 12,000, उसे यहाँ लिख लेंगे हम। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, हम कुछ स्किप करके नीचे आ गए थे। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। अब ये बहुत ध्यान से पढ़िए, हमने राजेश से क्या ले लिया, क्या हमने राजेश से कैश ले लिया, यस, ऐसा नहीं लिखा है राजेश टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। राजेश कौन है, राजेश हमारा पार्टनर है। अगर ऐसा लिखा होता राजेश टुक ओवर इन्वेस्टमेंट तो मैं एंट्री पास करती बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर राजेश ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर नहीं किया, खरीदा है, मतलब कैश पेमेंट किया है। इसीलिए देखिए 27,000 बाय कैश करके लिखा गया है यहाँ पर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप देखिए कि बिल्डिंग रियलाइज हुई 1,52,000 पे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 1,52,000 बिल्डिंग का अमाउंट। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या है, यहाँ पर है रिमेनिंग, ये हमने ऑलरेडी टैकल कर लिया। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल एट अ लॉस ऑफ 1,400। बिल्स रिसीवेबल जितने अमाउंट के थे उसका 1,400 हमें कम मिला। तो बिल्स रिसीवेबल देख लेते हैं कितने अमाउंट के थे। बिल्स रिसीवेबल वर 37,400, उसका 1,400 कम यानी 36,000 मिला, उसे भी हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने प्रदीप की कैपिटल जो उसको कमीशन देना था उसे लिख लिया। अब ऐसे ही क्रेडिट का टोटल निकाल करके उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो आया प्रॉफिट गेन ऑन रियलाइजेशन जो है 30,500, जिसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर काफी अच्छे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वो था कि डेटर्स का हम लोग एक पार्ट ले जाकर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे थे और बाकी के बचे हुए क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन वो डिस्काउंट की जो रेट थी वो ईयरली रेट थी, तो उसका हमें मंथ के हिसाब से प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करना था। अच्छा क्वेश्चन फॉर 6 मार्क एसक्यूपी 2018-19। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको
क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मैंने नहीं देखी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन द बुक्स ऑफ फर्म। ओके, यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। पहले तो पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखाई दे रहा है, फिर हमें बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट के अंदर है ई एंड एफ, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना होगा। एंड एक पार्टनर का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, तो उसे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करते टाइम आपको याद रखना होगा। हालांकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, मतलब उसका माइनस बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में, ये ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मशीनरी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी डेटर्स बैंक नहीं जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। एफ वॉज अपॉइंटेड टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000 रुपीज। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी एक 5,000 के रेम्यूनरेशन की एंट्री आ गई है, तो उसे हम पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे एंड रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। एंड ही एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं। तो सबसे पहली जो एंट्रीज होगी, फ्लो कैसा रहेगा एंट्रीज का, हम सारी एसेट जो कि रियलाइजेबल एसेट्स है उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने जो एंट्रीज करी है रियलाइजेशन अकाउंट में, एक ही साथ एंट्रीज कर ली गई है। सारे हमने जो एसेट्स थी रियलाइजेबल एसेट्स उनको ट्रांसफर कर दिया एक एक करके, कंबाइन एंट्री पास कर ली गई है। इसी तरीके से सारे जो एंट्रीज हमें रियलाइजेशन की क्रेडिट में डालनी थी, दो ही चीजें थी यहाँ पर, कोई पीडीडी वगैरह भी नहीं था। क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब एक एक करके हमें जो जो पैसा मिला उसकी एंट्रीज करती जा रही है। जैसे सबसे पहले बताया, लैंड एंड बिल्डिंग से 1,08,900 मिले, फर्नीचर सोल्ड एट 25% ऑफ बुक वैल्यू। तो 25% ऑफ बुक वैल्यू मतलब 50,000 का अगर मैं करूं तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 12,500। 12,500 पे मशीनरी वो सोल्ड एज स्क्रैप, वो ओनली इतना ही मिला। एंड ऑल द डेटर्स रियलाइज इन फुल, डेटर्स थे 36,500। इन सबका अगर हम टोटल लगाएं तो इन सबका टोटल आ रहा है 1,08,900 प्लस 12,500 प्लस 9,000 प्लस 36,500, 1,66,900, और उसकी इकट्ठी एंट्री पास करी गई है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा आप कर सकते हैं एंट्री पास करते टाइम, यहाँ पर आपको अलग अलग से लिख के नहीं दिखाना होता है। चलिए इसके बाद पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, क्रेडिटर्स वर पेबल ऑन एन एवरेज ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ऑन डिस्चार्जिंग द क्रेडिटर्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन दे अलाउड 5% डिस्काउंट। ओके, तो क्रेडिटर्स 3 month के बाद देना था, बट हम अभी दे रहे हैं 45,000। ओके, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% इंटू 3/12, इतना हमें डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स। तो 45,000 इंटू 5% इंटू 3/12 करने पे आता है 562.5, इतने का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इसे राउंड ऑफ कर लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट निकाल रहे हैं। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने थे, मैं एक बार फिर से अमाउंट देख लूं जरा क्रेडिटर्स का। हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो थे 45,000। तो 563 माइनस 45,000, 4,437। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी थे हमारे साथ साथ। पास में हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। ओ सॉरी, अच्छा मैं तभी सोचू ये फिगर ऐसा गलत सा क्यों आ रहा है। देखिए कितनी चाल खेली है यहाँ पर क्वेश्चन ने। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया कि एवरेज ऑफ 3 months होते हैं और हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन चालाकी देखो क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने ना ऐसा बोल के आपके पास 5% अकेला लिख दिया, 5% पर एनम नहीं लिखा। अब जब 5% बोल दिया तो ये तो फ्लैट रेट रखेगी, मतलब मैंने जो यहाँ पे काम किया ये गलत कर दिया। 45,000 का सीधे सीधे मुझे 5% निकालकर माइनस कर देना है, ठीक है, 4,500 माइनस कर देना है। तो 45,000 में से 4,500 माइनस कर देंगे, 40,500 ही पे करना है, क्योंकि यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है। गुड 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 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी थी 17,000 की, तो 17,000 की लाइबिलिटीज भी, तो ऑल टुगेदर ये होता है 57,500। और इसमें ये 59,700 क्यों लिखा हुआ है, पेमेंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स 750 क्यों लिखा गया है, जरा देखा जाए यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है।
ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 5% ना निकाल के 10% निकाल लिया था। ये 2250, तो हमें 45,000 में से 2250 माइनस करना है। 45,000 माइनस 2250 होता है 42,750, और उसमें 17,000 ऐड करते हैं तो आता है 59,750। ठीक है, ये अमाउंट सही है। यहाँ पे हम 45,000 माइनस 2250 करेंगे और प्लस करेंगे 17,000। इस तरीके से ये अमाउंट आया है। फिर हमें एफ का जो उसका हमने कमीशन देना था उसकी एंट्री पास करनी है 5,000 रुपीज। एंड लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आती है ये वाली एंट्री, कि हमको सारे पार्टनर्स को उनका जो रियलाइजेशन का गेन या लॉस हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे करना है, वही अपने जितनी बार भी रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है उसे ऐड कर लीजिए, उसमें से डेबिट माइनस कर लीजिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो शायद 2:1 था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एंड ये है फाइनल पेमेंट की एंट्रीज, जो मुझे लगता है आपको आ जाएंगी। इसमें कुछ खास बात नहीं है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था एक, जो कि क्रेडिट डेबिट बैलेंस था, उसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब राइट ऑफ करना है। उसे हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बस लास्ट में फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो जो खास बात थी वो क्रेडिटर वाली थी, कंफ्यूज किया गया था क्वेश्चन में, से ध्यान से पढ़ना है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है जहां पर अगेन आपसे क्या पूछा गया है, बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे ये फिर से, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या खास बात है। क्रेडिटर्स दिए हैं, गरिमा हस्बैंड्स लोन दिया हुआ है, हस्बैंड का लोन आउटसाइडर का लोन है, इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हेमा का लोन दिया गया है, हेमा द पार्टनर है, उसके लोन को तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारी तरीके की एसेट्स दी गई हैं एंड ऑल दिस इज गिवन। सो सिंपल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कुछ बहुत खास नहीं है। तो गरिमा अग्रीड टू पे हर हस्बैंड्स लोन में कुछ कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये सिलेक्टेड एंट्रीज में आपको यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले अपने सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया, फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, फिर बैंक टू रियलाइजेशन एक ही साथ यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एंट्री पास कर दी गई, जहाँ पे हमने सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया इकट्ठा। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने गरिमा अग्रीड टू पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस रियलाइज दिस मच ऑफ अमाउंट, देन उसके बाद debtors realized 2,000 less. Half of the creditors agreed to accept the furniture of the firm in full settlement of the claim, and remaining half agreed to accept 5% less. इसको हम देख लेते हैं। half of the creditors, तो creditors थे कितने के, 36,000 के creditors थे। अगर मैं उसको half amount में distribute कर देती हूँ तो मेरे पास आता है 18,000 के creditors each. ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, 18,000 के creditors ने in their full settlement of claim हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर, तो ये एक वाले की तो कोई एंट्री नहीं होगी। और बाकी जो 18,000 थे उसने 5% लेस लिया, मतलब 17,100 ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब उतना का हमें डिस्काउंट दे दिया रिमेनिंग फिगर का। ठीक है, तो ये 17,500 देखो, बिंग क्रेडिटर्स पेड 17,100 नॉट 500, इसकी एंट्री पास हुई है। तो इस तरीके से आया, यहाँ से हमने 5% का अमाउंट लेस किया। 50% ऑफ स्टॉक इज टेकन ओवर बाय हेमा बाय ऑन कैश पेमेंट। अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, कैश पेमेंट किया तो हम हेमास कैपिटल अकाउंट ना लिख करके कैश लिखेंगे। ये देखिए, रियलाइजेशन टू हेमा का अकाउंट कहाँ गया, ये इसने क्या लिया है, इसने ये स्टॉक लिया हुआ है, नहीं ये तो प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन है, गरिमास कैपिटल अकाउंट। 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन ओवर बाय, ये रहा यहाँ पर बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, ये रहा, ये जो अमाउंट है उसने ले लिया, उसकी एंट्री में ये रहा। तो 2 बार बोल चुकी हूँ लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। ओके, इसकी अलग से एंट्री नहीं की गई है इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये हमने जो अमाउंट लिया है बैंक वाला, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,08,000, इसके अंदर ही इंक्लूड होके आया होगा 90,000 रुपीज। ओके, और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कुछ और अलग बात है क्या। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय गरिमा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे हमें गरिमा को क्रेडिट करना पड़ेगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये देखो बस, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ खास बात नहीं थी और जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो आपको स्कैनर है एंड इसका सोल्यूशन दोनों मेरे ऐप पर अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं।
एंड आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है और हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे मिलेगी एंड बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी स्टडी में हम जितनी हेल्प कर सके हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए पढ़ाई को जोश के साथ जारी रखिए।